नेक्स्ट टर्म जो क्या है, सोल्यूशन। व्हाट डू यू मीन बाय सोल्यूशन? इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस चैप्टर जब हमने क्लासिफिकेशन करी थी तो आपको बताया गया था कि सोल्यूशन क्या है, इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। तो सोल्यूशन के डेफिनेशन में भी क्या आएगा, सोल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर मतलब जब हम दो या दो से ज्यादा चीजों को मिक्स करते हैं और मिक्स कर वो एक यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, होमोजीनियस। होमोजीनियस में से एक वर्ड आ रहा है होमो। जब हम दो या दो से ज्यादा चीजों को मिक्स करते हैं और मिक्स करने के बाद वो चीज हमें एक नजर आती है, उसको हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे अगर मैं सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करती हूँ तो मेरे को सॉल्ट सेपरेट नजर नहीं आता, तो वो एक होमोजीनियस मिक्सचर है। अगर मैं दूध में पानी डालती हूँ तो मेरे को और पानी अलग नजर नहीं आते, वो भी क्या बने, एक होमोजीनियस मिक्सचर। तो क्या है, सॉल्यूशंस के एग्जांपल है। सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर केमिकली रिएक्टेड, यानी कि पहले दो केमिकल्स थे, अब बात की या मैं कर रही हूँ वाटर या मैं बात कर रही हूँ की, तो ये सारे क्या है, केमिकली हैं। केमिकली एक दूसरे रिएक्ट नहीं करे हुए थे, जब हमने उनको करा, the related amount of can be varied up to a certain limit. What meaning of this? Say let's suppose I am taking an example of a one solution, salt plus water. सॉल्ट फॉर्मूला NaCl है, वाटर का H2O है, दोनों ही केमिकल हैं। जब ये दोनों अलग अलग हैं तो दीज आर अ नॉन रिएक्टिव, एक दूसरे से रिएक्ट नहीं कर रहे। जब मैंने सॉल्ट को वाटर में ऐड करना शुरू किया, जैसे लेट्स सपोज आई एम हैविंग अ 1 ग्लास ऑफ अ वाटर, सबसे पहले मैंने इसमें 1 स्पून ऑफ सॉल्ट ऐड किया, मैंने 1 स्पून ऑफ सॉल्ट ऐड किया, तो वो सॉल्ट इस वाटर में डिसॉल्व हो गया। उसके बाद अगर मैं सेकेंड स्पून सॉल्ट की डालती हूँ तो वो सेकेंड स्पून भी सॉल्ट की इसमें डिसॉल्व हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि जो एक कंपोनेंट है वो इस दूसरे कंपोनेंट में घुलेगा, बट एक लिमिट तक। वो कैसी लिमिट तक घुलेगा, देखो जैसे लेट्स सपोज मेरे पास एक गिलास है पानी का, अगर मैं इसमें वन जग ऑफ सॉल्ट ऐड करूं तो क्या सॉल्ट इस वाटर में डिसॉल्व हो पाएगा? नहीं, बिकॉज द अमाउंट ऑफ द सॉल्ट इज मोर देन वाटर, तो ये इस वाटर डिसॉल्व नहीं हो पाएगा। तो हम क्या कहें कि सोल्यूशन हमारे पास कंपोनेंट है, कम से कम दो कंपोनेंट होने जरूरी हैं। एक कंपोनेंट लेस अमाउंट में होगा और दूसरा कंपोनेंट मोर अमाउंट में होगा। जो कंपोनेंट लेस अमाउंट में होता है उसको हम सल्यूट बोलते हैं, जो कंपोनेंट ज्यादा अमाउंट में होता है उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं। सल्यूट को हम सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, बस उस सल्यूट का एक पर्टिकुलर अमाउंट सॉल्वेंट घुल सकता है। जब तक वो सल्यूट सॉल्वेंट से है तभी वो उसमें डिसॉल्व होगा और वो क्या बनाएंगे, एक सल्यूशन बनाएंगे। अगर हम इफ जो सॉल्वेंट है, अगर हम सॉल्वेंट को वाटर अज्यूम करते हैं, अगर हम सॉल्वेंट को वाटर लेते हैं किसी भी सल्यूट को डिसॉल्व करने के लिए, हम सॉल्वेंट वाटर लेते हैं, तो उन सल्यूशन हम क्या बोलते हैं, एक्वस सल्यूशन। इन सल्यूशन में हम वाटर एज अ सॉल्वेंट नहीं लेते, उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन एक्वस सल्यूशन। एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, लेमोनेड। लेमोनेड मतलब नींबू का पानी। इसमें क्या क्या होता है, लेमन प्लस सॉल्ट प्लस वाटर प्लस शुगर। वाटर सबसे ज्यादा होता है तो वाटर क्या है, सॉल्वेंट। बाकी ये तीनों क्या होते हैं, लेस अमाउंट में होते हैं, तो ये तीनों क्या है आपके पास, सल्यूट। तो ये एक सल्यूशन है जिसमें चार कंपोनेंट है, चार में से एक सॉल्वेंट और तीन क्या है, सल्यूशन। तीन क्या है, सल्यूट बेटा, नॉट द सल्यूट। अगर मैं कहूं सॉल्ट प्लस वाटर, तो इस सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है, एक सॉल्वेंट और एक सल्यूट। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक सल्यूट और एक सॉल्वेंट, उसको हम क्या कहते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन में से एक वर्ड निकल रहा है बाई। बाई मींस टू, means the a solution having a two component, one is a solute and the second one is a solvent। बट जिस सोल्यूशन में एक से ज्यादा सल्यूट और सॉल्वेंट होगा, मतलब जिस सोल्यूशन में दो कंपोनेंट से ज्यादा होंगे, उसको हम बाइनरी सोल्यूशन नहीं बोलेंगे। बाइनरी सोल्यूशन वर्ड हम सिर्फ दो कंपोनेंट के लिए यूज करेंगे, एक सल्यूट और एक सॉल्वेंट। अगर हम सॉल्वेंट वाटर लेते हैं तो उसको एक्वस सोल्यूशन बोलते हैं, वाटर नहीं लेते तो उसको नॉन एक्वस सोल्यूशन बोलते हैं।
सोल्यूशन में जो कंपोनेंट लेस अमाउंट में होता है उसको सल्यूट बोलते हैं, और जो मोर अमाउंट में है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। इसी वजह से हम सोल्यूशन को क्या बोलते हैं, सोल्यूशन एक क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है। ये दो या दो से ज्यादा केमिकल्स आपस में नॉन रिएक्ट होते हैं। एक पर्टिकुलर अमाउंट सल्यूट का डिसॉल्व होता है सॉल्वेंट में अप टू अ सर्टेन लिमिट। उसके बाद if a solution containing only component, as I told earlier, it is a binary solution, and the component which is present in a small amount is called a solute, and the component which is present in a large amount is called a solvent. So these all about the definition of a solute, definition of a solvent, and the solution definition. Next is the concentration of a solution. What is the meaning of this? What is the meaning of this concentration? कंसंट्रेशन मीन्स कि हमने सोल्यूशन की कंसंट्रेशन मेजर करनी है। और सोल्यूशन की कंसंट्रेशन हम क्या मेजर कर सकते हैं, देखो मैं एक एग्जांपल से बताती हूँ तुम्हें। जैसे देखो मैंने एक मीठा पानी बनाना है, मीठे पानी को मैं बोलती हूँ शुगरी वाटर। अब शुगरी वाटर यानी कि मीठा पानी बनाने के लिए मुझे दो चीजें चाहिए, एक मुझे चाहिए शुगर और एक मुझे चाहिए वाटर। अब मैंने एक गिलास या फिर एक बीकर मैंने पानी का लिया, इसमें वाटर है। अब मैंने पहले इसमें एक स्पून शुगर की डाली तो ये पानी थोड़ा सा मीठा हुआ। अब मैं चाहती हूँ कि पानी और मीठा हो, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसमें और शुगर ऐड करनी पड़ेगी। जैसे जैसे मैं शुगर का अमाउंट बढ़ाऊंगी तो पानी की मिठास बढ़ती रही। तो मैंने क्या बोला कि इस पानी की, इस वाटर की जो स्वीटनेस है वो किस पे डिपेंड कर रही है, शुगर पे। जबकि शुगर क्या था इसमें, सल्यूट, और वो क्या था, सॉल्वेंट। तो हम कह सकते हैं कि इस सॉल्यूशन की जो स्वीटनेस है, जो मिठास है, वो किस पे डिपेंड कर रही है, अमाउंट ऑफ द शुगर। ज्यादा शुगर होगी ये पानी उतना मीठा बनेगा, जितनी कम शुगर होगी ये पानी उतना मीठा नहीं होगा। हम कह सकते हैं कि ये सॉल्यूशन की मास शुगर अमाउंट पे डिपेंड करे। ऐसे ही किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन, किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कि वो सॉल्यूशन ऐसा होगा किस पे डिपेंड करती है, अमाउंट ऑफ सल्यूट पे। तो हम क्या कह सकते हैं कि किसी भी सल्यूशन की अगर हमने कंसंट्रेशन मापनी है कि वो कितना रिएक्टिव है, कितना स्ट्रॉन्ग है, या फिर कितना वो मीठा है, या फिर कितना नमकीन है, वो हम किस पे बता सकते हैं, उसके सल्यूट के अमाउंट पे बता सकते हैं। और उस कंसंट्रेशन को, सल्यूट की अमाउंट कैलकुलेट करने के हमारे पास अलग अलग मेथड हैं। जैसे सबसे फर्स्ट मेथड क्या है, मास परसेंटेज। सेकंड मेथड है स्ट्रेंथ। थर्ड मेथड है मोलारिटी। फोर्थ मेथड है मोलालिटी। फिफ्थ मेथड है नॉर्मेलिटी। सिक्स्थ मेथड है मोल फ्रैक्शन, एंड द सेवंथ मेथड इज ppm. These are the seven methods which we will discuss by one, by which we measure the concentration of solution. इसी के साथ साथ क्या डेफिनेशन हुई है concentration of solution की, the concentration of the solution is measured in the term of a amount ऑफ सल्यूट। कैसे, मैंने आपको अभी एग्जांपल से बताया, जो शुगर और वाटर का एग्जांपल बताया, बाय अ नंबर ऑफ वेज। अलग अलग तरीके से हम सल्यूट का अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक सल्यूशन की कंसंट्रेशन को मापने के लिए किस टर्म में, सल्यूट टर्म में हमारे पास अलग अलग मेथड है। नेक्स्ट हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है, फॉर मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूशन इज द मास परसेंटेज। अब आप इनकी डेफिनेशंस अपने आप बना सकते हो, आप सिर्फ फॉर्मूला लर्न करना, उस फॉर्मूले से डेफिनेशन क्या बना सकते हो, मास परसेंटेज। अब परसेंटेज मतलब है 100, मास। अब आपने मास कैलकुलेट किसका, सल्यूट का, तो मास परसेंटेज का क्या फॉर्मूला बनेगा, मास ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सल्यूशन, परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। इसको मास परसेंटेज क्यों बोला, क्योंकि ऊपर भी मास है नीचे भी मास है। तो हम कहते हैं कि सल्यूशन में सल्यूट का कितना मास है उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मास परसेंटेज आ जाएगी। अगर मैं बोलूं वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज मतलब कि अगर मैं पर वॉल्यूम ऑफ सल्यूट और ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई कर तो वो होगा आपका वॉल्यूम परसेंटेज। अगर मैं बोलूं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब होगा ऊपर है मास ऑफ सल्यूट, नीचे क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारे तीन फॉर्मूले, अगर हम मास परसेंटेज को बाय वेट परसेंटेज बोल सकते हैं, ऊपर सल्यूट का मास वेट है,
सोल्यूशन का 1% में V बाय दोनों वॉल्यूम लोगे, मास बाय V में ऊपर मास और नीचे वॉल्यूम लोगे। कैसे पता चलता है? मास आपके पास ग्राम और किलोग्राम में होगा। जो SI यूनिट है मास का वो ग्राम है, तो ज्यादातर मास ग्राम में गिवन होगा। वॉल्यूम किस में गिवन होगा? वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में, ml में, लीटर में। 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml होता है, और यही इक्वल होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। तो वॉल्यूम किसी में भी हो सकता है, चाहे सेंटीमीटर क्यूब में को, चाहे ml में को, चाहे लीटर में को। जब आप कोई भी एक फॉर्मूला करोगे, उस फॉर्मूले में से कैसे डेफिनेशन बनाओगे आपने जैसे मैंने लेट्स सपोज यही फर्स्ट फॉर्मूला है और मैंने वो आपको बोला कि मास परसेंटेज की डेफिनेशन लिखो, तो आप कोई भी डेफिनेशन बनाओगे, कैसे बनाओगे? उसके आगे लिखोगे मास परसेंटेज मे बी डिफाइंड एज, मे बी डिफाइंड एज। उसके बाद ऊपर वाली टर्म क्या है? ऊपर वाली टर्म मास ऑफ सल्यूट। उसके बाद वर्ड लिखोगे इज डिसॉल्व इन, फिर नीचे वाली टर्म मास ऑफ सल्यूशन इज कॉल्ड मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज की डेफिनेशन क्या बनी? मास परसेंटेज मे बी डिफाइंड एज द मास ऑफ सल्यूट इज डिसॉल्व इन अ मास ऑफ द सल्यूशन इज कॉल्ड मास परसेंटेज। अगर वॉल्यूम परसेंटेज की डेफिनेशन बनानी है तो क्या बनेगा? इट मे बी डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ सल्यूट इज डिसॉल्व इन वॉल्यूम ऑफ द सल्यूशन इज कॉल्ड अ वॉल्यूम परसेंटेज। अगर मास बाय वॉल्यूम की डेफिनेशन बनानी है तो क्या बनेगी? मास ऑफ द सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन अ वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो आप ऐसे किसी भी फॉर्मूले से उसकी डेफिनेशंस बना सकते हो, सिर्फ आपने लर्न करना है, उनका फॉर्मूला लर्न है। उसके बाद सेकंड टर्म स्ट्रेंथ। नाउ इज द स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या है? फॉर्मूला देखो इसका, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन अ लीटर। जो मैंने लास्ट आपको बोला था मास बाय वॉल्यूम, उसी को ही क्या बोलते हैं? स्ट्रेंथ। ऊपर मास ऑफ द सॉल्यूट है जो ग्राम में होगा और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितने में होगा? लीटर में। तो स्ट्रेंथ का यूनिट क्या बन जाएगा? ग्राम पर लीटर। देखो ग्राम डालो थोड़ा लीटर, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ग्राम लीटर, नीचे वाला होता है ना इसकी पावर 1 है, ऊपर जाकर लीटर इनवर्स होता है, इसको हम ग्राम लीटर वर्स भी बोल सकते हैं, फिर ग्राम पर लीटर भी लिख सकते हैं, जो क्या है? स्ट्रेंथ। तो हम क्या बोल सकते हैं? मास बाय वॉल्यूम भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट टर्म इज मोलैरिटी। मोलैरिटी को आप कैपिटल M से डोनेट करते हो। मोलैरिटी का क्या फॉर्मूला? मोलैरिटी RITY है बेटा, बहुत कंफ्यूजन होती है। अगर इससे नेक्स्ट टर्म देखो तो दिस इज अ मोलैरिटी। मोलैरिटी को स्मॉल m से डिनोट करते हैं, मोलैरिटी को कैपिटल M से डोनेट करते हैं। मोलैरिटी में क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन लीटर। अगर मोलैरिटी देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट इन किलोग्राम। दोनों ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ किसका फर्क है? नीचे। इसमें आप सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेते हो, इसमें सॉल्वेंट का मास। इसमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेते हो, इसमें सॉल्वेंट का मास लेते हो, और वो किलोग्राम में भी हो सकता है, या फिर हम कह सकते हैं 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, तो वो 1000 ग्राम भी ले सकते हो। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन अ लीटर। तो इसका यूनिट क्या बनेगा? मोल्स पर लीटर, यहाँ पे लिखा हुआ है। या फिर आप इसके यूनिट के लिए कैपिटल M भी लिख सकते हो, या फिर इसके मोलैरिटी के फर्स्ट 5 लेटर MOLAR, जो क्या? मोलर। ये भी क्या है? इसका यूनिट। और नहीं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मोल लीटर इनवर्स। ये क्या है? मोलैरिटी। इसी के साथ साथ अगर मोलैरिटी को देखो तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट इन अ किलोग्राम। तो इसका यूनिट क्या बनेगा? सॉल्यूट किस में है? मोल्स में। मोल्स आपको मैंने कैलकुलेट करना बताया था लास्ट क्लास में, कैसे निकालते हैं मोल्स? कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। ऐसी मोलैरिटी में क्या है? नीचे मोल्स डिवाइडेड बाय किलोग्राम है, तो इसका यूनिट क्या बनेगा? मोल किलोग्राम, या फिर स्मॉल m, या फर्स्ट 5 लेटर मोलर। दोनों में डिफरेंस याद रखना है बेटा। डेफिनेशन आप बना लोगे, देखो जैसे इसकी डेफिनेशन मुझे बनानी है, कैसे बनेगा? इट मे बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन अ लीटर।
ऐसे इसकी डेफिनेशन बनानी है, मैंने फॉर्मूला लर्न कर लिया। मोलैलिटी मे बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन मास ऑफ द सॉल्वेंट इन अ किलोग्राम। यहीं से फॉर्मूले से इनके यूनिट बन जाएंगे। एक चीज का ध्यान रखना है, मोलैलिटी में आप वॉल्यूम लेते हो सॉल्यूशन का, मोलैलिटी में आप मास ऑफ द सॉल्वेंट लेते हो इन अ किलोग्राम। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट टर्म इज फिफ्थ टर्म है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला देखो क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। अब ये मोलैलिटी की तरह है, मोलैलिटी की तरह है। मोलैलिटी में ऊपर मोल्स लेते हैं, जबकि नॉर्मेलिटी में ऊपर क्या लेते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन अ लीटर। नीचे वाली टर्म सेम है जो मोलैलिटी थी, बट ऊपर वाली टर्म डिफरेंट है। इसमें हम मोल्स की जगह ग्राम इक्विवेलेंट लेते हैं। तो ग्राम इक्विवेलेंट हमारे लिए एक टर्म आ गई। जैसे नई टर्म, अब हम ग्राम इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहीं से पहले इसकी डेफिनेशन बनाते हैं। चलो, नॉर्मेलिटी बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन अ लीटर। यूनिट क्या बनेगा, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, या फिर कैपिटल एन, या फिर फर्स्ट 5, इसके फर्स्ट लेटर है नॉर्मल। दीज आर यूनिट ऑफ अ नॉर्मेलिटी। अब ग्राम इक्विवेलेंट कैसे करते हैं, नाउ द क्वेश्चन इज अराइज हाउ टू कैलकुलेट द ग्राम इक्विवेलेंट। तो ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है, मास ऑफ द सॉल्यूट इन अ ग्राम मींस जिसको आप गिवन मास भी लिख सकते हो। कितना गिवन मास है डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। देखो आप नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हो तो नंबर ऑफ मोल्स में गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास करते हो, बट अगर आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है तो आप क्या करोगे, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास की जगह क्या लोगे, इक्विवेलेंट मास। अब फिर क्वेश्चन हो गया, मैडम जी ये तो आपने बोल दिया कि इक्विवेलेंट मास लेना है, बट इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करेंगे जब में तो मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना आता है, मॉलिक्यूलर मास से कैलकुलेट करते हैं। जैसे हाइड्रोजन का प्लस 3 तो 18, ये मॉलिक्यूलर मास तो सबको कैलकुलेट करना आता है, बट इक्विवेलेंट मास कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अभी मास कैसे कैलकुलेट करेंगे मैं आपको वो बताती हूँ, कैसे कैलकुलेट करते हैं इक्विवेलेंट मास। अब इक्विवेलेंट मास बेटा किसी भी एसिड को कैलकुलेट करने अलग तरीका, बेस को कैलकुलेट करने का अलग है, सॉल्ट को कैलकुलेट करने का अलग तरीका है। अगर हमने किसी भी इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड कैलकुलेट करना है तो इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड कैसे कैलकुलेट करेंगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय एसिड की क्या होती है, बेसिसिटी। अब आप ये बोलोगे मैम मॉलिक्यूलर मास तो हम कैलकुलेट कर लेंगे एसिड का, बट ये बेसिसिटी क्या है, बेसिसिटी क्या होती है, देखो बेसिसिटी किसकी होती है, एसिड की। और एसिड क्या होता है, जिसमें एच होता है। अगर एसिड की 10th क्लास डेफिनेशन तो वो क्या डेफिनेशन होती है, एसिड is that substance which give H positive ion a aqueous solution। जो H positive जो हाइड्रोजन आयन को देता है वो में उसको हम क्या बोलते हैं, Z। तो बेसिसिटी क्या है बेटा, सॉरी, रिमूवल ऑफ H पॉजिटिव फ्रॉम एसिड, कि एक एसिड कितने H पॉजिटिव देगा उसको उसकी बेसिसिटी बोलेंगे। जैसे HCl, HCl कितने H देता है, एक H किस में टूटता है, H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो Cl की बेसिसिटी क्या हुई, 1। अगर मैं बात करूं सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एक एसिड है, किसमें टूटता है वो, 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। तो ये कितने H दे रहा है, 2 है, तो इसकी बेसिस क्या है, 2। अब देखो क्या डिफरेंस है मॉलिक्यूलर मास और इक्विवेलेंट मास में। और मेरे को कैलकुलेट करना है, देखो पहले हम कैलकुलेट करते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ HCl। HCl का मॉलिक्यूलर मास क्या है, H का 1, Cl 35.5, तो इसका होगा 36.5। अब मेरे को इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना है, इक्विवेलेंट मास HCl, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। HCl का मॉलिक्यूलर मास कितना, 36.5 डिवाइडेड बाय बेसिसिटी, बेसिसिटी कितनी है HCl की, 1 डिवाइडेड बाय 1 का इक्विवेलेंट मास और मॉलिक्यूलर मास सेम है। जबकि मैं अगर H2SO4 की बात करूं, मेरे को इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। हाइड्रोजन का 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस सल्फर का 32 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 4, इसका मॉलिक्यूलर मास आएगा 98। अब इसकी बेसिसिटी कितनी है, 2, मॉलिक्यूलर मास आया 98। अब मेरे को इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना है।
इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय बेसिसिटी। मॉलिक्यूलर मास इज 98 एंड इट्स बेसिसिटी इज 2, तो इसका इक्विवेलेंट मास कितना हुआ 49। तो H2SO के SO4 के केस में मॉलिक्यूलर मास 98 है, इक्विवेलेंट मास क्या है 49। नाउ अब हम क्या डिस्कस करेंगे, इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस। ऐसे ही अब एसिड की बेसिसिटी थी तो बेस की क्या होगी एसिड, मीनिंग सेम है। एसिडिटी क्या होगी रिमूव ऑफ OH नेगेटिव, क्योंकि बेस क्या होते हैं जो OH जिनमें OH होता है, बट कितने OH रिमूव करने हैं उसको उसकी क्या बोल देंगे एसिडिटी। तो इक्विवेलेंट मास कैसे कैलकुलेट कर किसी भी का, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इट्स एसिडिटी। जैसे NaOH किस में टूटता है Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, तो इसकी एसिडिटी नहीं है 1। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किस में टूटता है Ca2 पॉजिटिव प्लस 2 OH नेगेटिव, तो इसकी एसिडिटी कितनी है 2। अब देखो NaOH पे आ जाओ, मेरे को पहले इस मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है, कितना होगा 23 प्लस 16 प्लस 1 कितना होगा 40। अब मेरे को इसका इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना है, इक्विवेलेंट होगा 40 डिवाइडेड बाय इट्स एसिडिटी। एसिडिटी कितनी है इसकी 1 डिवाइडेड बाय 1, तो इसका मॉलिक्यूलर मास और इक्विवेलेंट मास क्या है सेम। अब मॉलिक्यूलर मास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कैलकुलेट करो, कैल्शियम का 40 प्लस 16 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2, ये 2 टाइम्स है ना, मैंने 16 को 2 से कर दिया, H को भी 2 से कर दिया, 40 प्लस 32 प्लस 2 कितना हो जाएगा ये 74। तो मॉलिक्यूलर मास कितना है 74। अब इक्विवेलेंट मास निकालना है तो 74 डिवाइडेड बाय इसकी क्या है एसिडिटी 2, से इसको कट करेंगे तो क्या आ जाएगा 37। तो इसका इक्विवेलेंट मास क्या है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का 37 और मॉलिक्यूलर मास कितना है इसका 74। क्लियर है बेटा। थर्ड टर्म रह गई है इक्विवेलेंट मास ऑफ अ सॉल्ट। अब सॉल्ट का इक्विवेलेंट मास हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे हम सॉल्ट का इक्विवेलेंट मास, उसका मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय टोटल पॉजिटिव वैलेंस, कितना उसके ऊपर पॉजिटिव जाता है। जैसे देखो NaCl है, अब NaCl ना तो एसिड है ना बेस है, ना इसमें H है ना O है, तो ये क्या है सॉल्ट। तो पहले इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे, मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा इसका 23 प्लस 35 कितना 58। अब मैंने क्या बोला पॉजिटिव वैलेंसी, पॉजिटिव चार्ज किस पे होता है मेटल पे, मेटल क्या होता है हमेशा शुरू में लिखा होता है किसी भी फॉर्मूले में Na, तो Na पे कितनी वैल्यू होता है, Na की वैलेंसी क्या है 1, या फिर अगर हम चार्ज की बात तो चार्ज कितना है +1 हमने पहले किया। अब मेरे को इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना है, तो इक्विवेलेंट मास क्या होगा मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय टोटल पॉजिटिव वैलेंसी, पॉजिटिव वैलेंसी कितनी है 1, तो इसका इक्विवेलेंट मास भी क्या है 58.5। क्लियर है बेटा। एक और एग्जांपल देके मैं आपको बताती हूँ, जैसे मैंने बोला कैल्शियम सल्फेट है, कैल्शियम सल्फेट का मॉलिक्यूलर मास निकालो। पहले मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, कैल्शियम का 40, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16, 16 4 और 64, तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना बन गया 136, 136 इसका मॉलिक्यूलर मास है। अब इक्विवेलेंट मास निकालना है, इक्विवेलेंट मास क्या होगा 136 डिवाइडेड बाय टोटल पॉजिटिव वैलेंसी, पॉजिटिव क्या है Ca पे कितना होता है 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, तो डिवाइडेड बाय 2, तो इक्विवेलेंट मास क्या आ जाएगा 6 12 और 2 8 16, तो इक्विवेलेंट मास कितना आएगा 68, और जबकि इसका मॉलिक्यूलर मास कितना था 136। इसको